हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का तीसरा अध्याय, हिंदी साहित्य जो ऐच्छिक विषय के रूप में चलती है, उसकी पुस्तक है अंतरा। और अंतरा पुस्तक का तीसरा अध्याय जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इस अध्याय में अज्ञे जी की दो कविताएं दी गई हैं। जो पहली कविता है उसका नाम है यह दीप अकेला, और जो दूसरी कविता है उसका नाम है मैंने देखा एक बूंद। इन दोनों कविताओं का अच्छे से हम भावार्थ समझते हुए इनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं अज्ञे जी का कवि परिचय। तो आज का अपना प्रकरण रहेगा कवि परिचय, और आज के अपने कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दोस्तों, अज्ञे जी का जो जन्म होता है, अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में, और ये होता है कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। उन्नीस 1911 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनका जीवन काल जो है 1987 ईस्वी तक चलता है। मृत्यु इनकी होती है 1987 ईस्वी में। जो है ये संसार को छोड़कर चले जाते हैं। अज्ञे जी की हम बात करें तो इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका मूल नाम था। अज्ञे नाम इनका जो है काव्य नाम था। काव्य नाम यानी जो कविताएं लिखते थे वो अज्ञे नाम से लिखते थे। अब इस नाम के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं अज्ञे जी। और उस समय, उस दौर में देखिए 1911 में जन्म होता है, और 1911 से 1947 तक हमारा देश जो है पराधीन था। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, और आंदोलनों में ये विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तो इन्होंने बम बनाए। बम बनाने के कारण ये जो है जेल चले गए, और जेल जाने के बाद वहाँ इनकी मुलाकात होती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से। और साथ ही साथ हिंदी के एक और विद्वान जाते हैं इनके साथ, यशपाल। इन जैसे ही ये जेल में रहते हैं, वहाँ जेल में रहते हुए इन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है कोठरी की बात। अब उस कोठरी की बात जो कहानी है, उस कहानी को मुंशी प्रेमचंद के कहने पर जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो अज्ञे नाम से उसको छपवा देते हैं। तभी से इनका नाम अज्ञे पड़ जाता है। अगर हम इनकी बात करें बचपन की, तो इनका बचपन लखनऊ, श्रीनगर व जम्मू में बीता, तथा जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी व संस्कृत में हुई। प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। बाद में हिंदी इन्होंने बाद में सीखी थी। हिंदी बाद में सीखी। आप जो है विज्ञान के विद्यार्थी रहे। अज्ञे जी विज्ञान के विद्यार्थी रहे,
एवं बीएससी करने के बाद बीएससी करने के पश्चात अंग्रेजी से एमए किया तथा कुछ समय तक आप जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। तो ये इनकी शिक्षा और शिक्षण का जो दौर था वो चला। शुरुआत में इन्होंने जो है शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई, बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, बीएससी की, बीएससी के पश्चात अंग्रेजी से इन्होंने जो है एमए किया। ये इनका जो शिक्षण कार्य चलता रहा। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से जब ये जुड़ गए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया एवं बम बनाने के कारण चार वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नज़रबंद रहे। ये इनका इस तरह से चलता रहा। उसके बाद जेल से आने के पश्चात आगे जी लेखन की तरफ प्रवृत्त हुए और इन्होंने, इनके नाम पर एक वाद है प्रयोगवाद। आधुनिक काल का जैसे हम विभाजन करते हैं तो उन विभाजनों में सबसे पहले आता है पुनर्जागरण काल, जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं। दूसरा जो कालखंड आता है उसको हम कहते हैं जागरण सुधार काल, जिसका दूसरा नाम है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। उसके आगे का जो वाद आता है वो छायावाद आता है, जिसके 3 प्रमुख स्तंभों में प्रसाद पंत निराला, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, और छायावाद की शक्ति महादेव वर्मा उसमें शामिल है छायावाद में। आगे छायावाद से चलते हैं तो उसके बाद एक वाद आता है जिसका नाम है प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद के समापन के पश्चात उसको चुनौती देने के बाद एक नया वाद शुरू करते हैं आगे जी, जिसका नाम है प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद की जो शुरुआत होती है, इनकी एक पत्रिका आई थी तार सप्तक, जिस जो पत्रिका थी तार सप्तक, उसमें 7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था। इसी कारण से उसका नाम पड़ा तार सप्तक। 1943 में तार सप्तक के आने के बाद एक नया दौर चलता है जिसका नाम होता है प्रयोगवाद। आगे जी ने जो सप्तक निकाले वो 4 सप्तकों का इन्होंने संपादन किया। जो तार सप्तक आया था वो 1943 में आया था। उसके बाद जो दूसरा सप्तक आया था उसका नाम वो आया था 1951 ईस्वी में। उसमें भी 7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था। तीसरा जो सप्तक आया था वो आया था 1959 ईस्वी में, और जो चौथा सप्तक आया था वो आया था 1969 ईस्वी में। इन चारों सप्तकों का जो संपादन कार्य किया था वो आगे जी ने किया था, और 1943 में तार सप्तक के साथ ही प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। तो हम कह सकते हैं आगे जी प्रयोगवाद के जनक एवं तार सप्तक के संपादक रहे। तार सप्तक के संपादक रहे। इन्होंने
1943, 1951, 1959 व 1969 में 4 सप्तक निकाले, जिनमें सात कवियों की रचनाएं शामिल थी। तो ये इस तरह से इन्होंने तार सप्तक निकाला और उस तार सप्तक में प्रत्येक सप्तक में जो है 7 कवियों को शामिल किया गया था। विस्तार से जब आप आगे पढ़ोगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए कक्षा 12 में केवल कवि परिचय लिखना है आपको। अगर ये जो कवि परिचय आप अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चलकर आप अगर हिंदी के विद्यार्थी रहना चाहते हैं, हिंदी से आप पढ़ोगे तो ये जो कवि परिचय आप लिख रहे हो हिंदी साहित्य में आप लोगों के बहुत काम आएगा। वहाँ जब आप हिंदी साहित्य पढ़ोगे तो उसको आसानी से समझ सकते हो कि सर ने हमें, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, तो वहाँ हमें इस तरह से बताया गया था। वहाँ और विस्तारित रूप इसका आपको मिलेगा। इसलिए इसको आप ये नहीं कि आपके यही 12वीं कक्षा में ही काम आएगा, ये आप लोगों के आगे चल के भी काम आएगा। जब आप हिंदी से जो है अगर अध्यापक बनना चाहते हैं, हिंदी से आप आगे अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हिंदी साहित्य आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें आपके ये बहुत काम आएगा। हम बात करें आगे जी की पत्र पत्रिकाओं के बारे में। पत्र पत्रिकाएं, तो आगे जी ने दिनमान, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स, आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ये इनकी जो है पत्र पत्रिकाएं हैं, दिनमान, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स, इन सभी पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य इन्होंने किया है। अब बात करते हैं हम इनकी आगे रचनाओं के बारे में। आप लोग लिख लेना इसको यहाँ से। इनकी रचनाओं को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे ताकि हमें ये आसानी से याद रह सकें। रचनाएं, तो जो इनकी पहली रचनाएं हैं वो तो हम पढ़ेंगे पद्य रचनाएं, और दूसरे प्रकार की जो रचनाएं आएंगी उसमें हम पढ़ेंगे गद्य रचनाओं को। तो पहले तो हैं इनकी पद्य रचनाएं। यानी इनकी काव्य रचनाएं, और दूसरी हैं गद्य रचनाएं। पद्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो पद्य रचनाओं में जो पहली रचना है इनकी वो है भग्नदूत। भग्नदूत ये इनका पहला काव्य संग्रह जो 1933 ईस्वी में आया था, और बच्चन सिंह ने इसके ऊपर व्यंग करते हुए कहा कि गधा पचीसी की प्रेरणा कथा है ये भग्नदूत के बारे में इन्होंने बच्चन सिंह जी ने कहा था। दूसरी इनकी रचना आई थी चिंता। अगली जो रचना आई थी भग्नदूत, चिंता, और उसके बाद जो रचना आई थी हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर।
इसके बाद रचना आई थी इंद्रधनुष रौंदे हुए। ये अगली जो रचना आई थी वो आई थी आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो रचना आई थी वो 3 खंडों में आई थी और 1959 से 1961 तक की जो इन्होंने कविताएं लिखी थी उनका इसमें संग्रह है। और इस रचना को ये 1961 में आई थी और 1964 में इस रचना को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे जी को इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो अगली रचना आई थी वो आई थी कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी रचना आई थी 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में ये रचना आई थी। और जो कितनी नावों में कितनी बार रचना है, इस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। और ये कब मिला था? 1978 ईस्वी में। कितनी नावों में कितनी बार पर। और आंगन के पार द्वार पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था 1964 ईस्वी में। इसके बाद आती है इनकी पद्य रचनाएं। और पद्य रचनाओं को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जो इनकी पद्य रचनाओं में पहली रचनाएं हैं वो है कहानी, कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रह में विपथगा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदेओल, ये तेरे प्रतिरूप। तो ये इनकी कहानी संग्रह हैं। विपथगा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदेओल और ये तेरे प्रतिरूप। कहानी संग्रह के बाद अगर हम बात करें गद्य रचनाओं में तो फिर आते हैं इनके उपन्यास। आगे जी के जो उपन्यास हैं वो है, एक तो है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। ये शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये 2 खंडों में आया था। इसका पहला भाग 1941 में आया था और दूसरा भाग 1944 में आया था। 2 खंडों में जो है आया था ये शेखर एक जीवनी। और ये पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है, यानी फ्लैशबैक पद्धति जिसको हम बोलते हैं। तो उस यानी पूर्व की बातों को, घटनाओं को याद करते हुए लिखा गया ये उपन्यास है। और इस पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। एक आया था इनका उपन्यास नदी के दीप और एक था अपने अपने अजनबी। ये इनके उपन्यास हैं। गद्य रचनाओं में जो आगे की रचनाएं हैं उनमें आगे आता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा 2 इनके यात्रा वृत्तांत थे। एक था अरे यायावर, याद रहेगा। और एक था एक बूंद सहसा उछली। तो ये इनके 2 यात्रा वृत्तांत थे। यात्रा वृत्तांत के बाद एक गद्य रचनाओं में आता है इनके निबंध।
निबंध। निबंधों में इनके एक निबंध का नाम है त्रिशंकु, जोगलिखी, आत्मने पद और संवत्सर, ये इनके निबंध हैं। अज्ञे जी का जो संपूर्ण काव्य संग्रह है वो सदा नीरा नाम से 2 भागों में संकलित किया गया है। तो हम लिख सकते हैं इनका संपूर्ण काव्य सदा नीरा नाम से 2 भागों में संकलित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अज्ञे जी का काव्य संग्रह किस नाम से है, तो सदा नीरा नाम से है और 2 भागों में संकलित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें इनको जो पुरस्कार मिले थे वो कौन कौन से पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे, तो एक तो इनको मिला था भारत भारती, भारत भारती पुरस्कार। दूसरा इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और एक था इनको भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस तरह से ये अज्ञे जी का परिचय रहा है। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। रचनाओं को 2 भागों में हमने बांटा। सबसे पहले पद्य रचनाएं, दूसरी जो है गद्य रचनाएं। पद्य रचनाओं में भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार द्वार इसके 3 रचनाएं जो है इसमें मुख्य रूप से शामिल की गई हैं। 1959 से 64 तक की रचनाएं इसमें आती है, 61 तक की रचनाएं इसमें आती हैं। फिर उसके बाद गद्य रचनाओं में सबसे पहले हमने कहानियाँ, विपत्तिका, शरणार्थी को यहाँ पर आप इसको लिखना कोठरी की बात, कोठरी की बात, जयद्योल, ये तेरे प्रतिरूप। उसके बाद इनके उपन्यास 2 उपन्यास 3 उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी। यात्रा वृत्तांत 2 हैं, अरे यायावर याद रहेगा और एक बूंद सहसा उछली। फिर हम बात करते हैं निबंधों की। त्रिशंकु, जोगलिखी, आत्मनेपद और संवत्सर, ये इनके निबंध हैं। संपूर्ण काव्य सदा नीरा नाम से 2 भागों में है। इनको 3 पुरस्कार मिले हैं, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये इस तरह से अज्ञे जी का परिचय रहा है। दोस्तों, आप इसको जो कवि परिचय आपको लिखाया जा रहा है अच्छे से याद करें, और याद किए बिना कोई काम हल नहीं हो सकता। आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको अच्छे से नोट्स बना लें, कॉपी में लिख कर रख लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको याद नहीं करोगे। इसलिए याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद होगा तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। कहते हैं ना कि विद्या कंठ की और धन अंटी का। अगर हमारे पास धन है, अंटी में है, तो वो हमारा धन है। और अगर विद्या हमारे पास चाहे किताबों का भंडार है, खूब हमारे अलमारी भरी हुई है किताबों से, पुस्तकों से, लेकिन अगर वो हमारे याद नहीं है, वो हमारे कंठ में नहीं है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए याद होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। आप इसको अच्छे से लिखें, लिखने के बाद उसको याद करें। जब तक आपको याद नहीं हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ें। महत्वपूर्ण यही होता है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो हमारे कंठस्थ होनी चाहिए। जब तक वो कंठस्थ नहीं होगी तब तक वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। आप अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद कविताओं को लेकर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।